हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है और कहा यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसके मृत्यु के बाद उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की जो घटना है काफी महत्वपूर्ण है। यह घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, इसके अनुसार 18 फीट लंबे, 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कमरे में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से जो है केवल 23 व्यक्ति जो है बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। अगर बात करें तो समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध है, ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित एक मैदान है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर जो है 1757 से 60 और 1765 से 1767 ईस्वी के बीच रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की और अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव के द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। वो शांति से रहना चाहता था। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोप और अगर बात करें तो तोप और तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था, चोरी किया था, उन पर बड़े बड़े जो है जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया, हरा दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो इस मतलब कि वॉर के समय या युद्ध के समय वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर था। वेंसिटाट इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मिर्जाफर और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है यानी 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र थे नवाब ने छोड़ दिए थे। शाह
ये शाह आलम को मिले और 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मतलब मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। तो याद रखिएगा, उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन जो है आपदाओं से ग्रस्त रहा, विपदाओं से ग्रसित रहा, काफी समस्याओं को इसने झेला, उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में जो है दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 में अंग्रेजों के द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई और बर्मा युद्ध के बाद, याद रखिएगा, बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट के द्वारा सिलहट को जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। के एम पनीकर ने कहा कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सही जवाब है मुर्शीद कुली खान, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान के मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर और जो मुर्शीद कुली खान था। सेकंड प्रश्न है, मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? याद रखिएगा, सही जवाब है मुर्शीद कुली खां। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था, कौन सा वॉर था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था या वॉर था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो वॉर था प्लासी का, यानी बी ऑप्शन। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मिर्जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान जय मिर्जाफर ने उसे पीछा हटने को कहा और यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ देना चाहिए और युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इससे वॉर ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इससे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक जो वॉर था 1764 में बक्सर का युद्ध था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की जो है स्थापना कर दी, प्रभुसत्ता स्थापित हुई। 4 नंबर है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट
5 नंबर, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 6 नंबर है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? सिराजुद्दौला जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में, याद रखिएगा। 7 नंबर है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यानी सी ऑप्शन। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव, यानी बी ऑप्शन। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। 9 नंबर, प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी डी ऑप्शन। वर्तमान यानी प्लासी, अगर बात करें तो ये प्लासी का जो मैदान है पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर ले गया, स्थानांतरित किया। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप, इंटरफेयर अधिक न हो। 11 नंबर है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। सही जवाब है बक्सर का युद्ध, यानी ऑप्शन ए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में हरा दिया, परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। और याद रखिएगा, अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्टसन ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जो है जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर के विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक जो है अखिल भारतीय शक्ति का स्वरूप दे दिया। 12 नंबर है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से, निम्नलिखित वॉरों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सही जवाब है बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से कौन सा वॉर भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सही जवाब है बक्सर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सही जवाब है शाह आलम द्वितीय, डी ऑप्शन। 15 नंबर है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था?
सही जवाब है मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 16, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। इसके बारे में अगर बात करें तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई और इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और काड़ा के जो क्षेत्र थे नवाब ने छोड़ दिए, शाह आलम को ये क्षेत्र मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। नेक्स्ट 17 नंबर, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो याद रखिएगा मुगल सम्राट ने, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो याद रखिएगा सही जवाब है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन ए। 19 नंबर है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? सही जवाब है मोहम्मद रजा खान को, यानी ऑप्शन ए। इलाहाबाद के संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों के द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंह का व्यापार करने के लिए सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग और बंगाल में चूना पत्थर की मांग के पूर्ति के लिए किया जाता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। 22 नंबर है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसमें जो कथन सही है, पहला है कि राजा टिकैत राय
राजा टिकैत राय नवाब आसुफ दौला के अर्थ मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। और दूसरा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। यानी दोनों कथन सही है, यानी सी ऑप्शन। राजा टिकैत राय नवाब आसफुदौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे। पहला कथन सही है। अवध के नवाबों के राज में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई, जैसे आसफुदौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा जो है झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा मतलब कि राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। 23 देखिए 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रमानुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले अंबर युद्ध, इसके बाद प्लासी, वांडीवास और बक्सर का युद्ध, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो अंबर युद्ध जो है अगस्त 1749 में हुआ। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप जो है अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। देखिए मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुक्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। प्लासी का युद्ध जून 1757 में हुआ। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया, अधिकार हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवास का जो युद्ध है जनवरी 1760 में हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने की, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध जो है अक्टूबर 1764 में मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के जो युद्ध था इसने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। 24 नंबर है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो सही जवाब है काउंट डी लाली, यानी ऑप्शन ए। वांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया? वांडीवास के युद्ध में यानी जो 1760 में हुआ, किसने किसको हराया? तो याद रखिएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, यानी किसके किसके बीच हुआ? आपको मालूम होगा तो आप कमेंट कर पाएंगे। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुआ, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन ए। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है? जो युग में सही सुमेलित है वह है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बक्सर का जो वॉर है 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना शेरसी के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई।
28 है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद मराठा जो शक्ति थी इसको दबा दिया गया और मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, यानी ये हार गए। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही जो शक्ति थी उसको समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।